नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात पद्म सम्मानों की। राष्ट्रपति इस समय अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले 54 लोगों को पद्म पुरस्कार दे रही हैं। इनमें से 3 लोगों को पद्म विभूषण, 4 को पद्म भूषण और 47 को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। पद्म विभूषण पाने वालों में जाकिर हुसैन भी हैं, जबकि आज पद्म भूषण पाने वाले जिन 4 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है उनमें से एक नाम कुमार मंगलम बिरला का भी है। पद्म विभूषण से सम्मानित जाकिर हुसैन और पद्मश्री से सम्मानित तुलाराम उप्रेती समारोह में उपस्थित नहीं रहेंगे। जाकिर हुसैन तो मशहूर तबला वादक हैं ही और तुलाराम उप्रेती 98 साल के सिक्किम से हैं जो 80 वर्ष से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम पुरस्कारों पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा मौजूद हैं और ये सीधे दृश्य हम देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से जो हमारे साथ स्क्रीन में है। अखिलेश, तो आज फिर एक वो दिन जिस दिन पद्म सम्मान दिए जा रहे हैं और खास लोगों को ये सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। बिल्कुल, आप तस्वीर में देख सकती हैं एस.एन. कृष्णा जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं, कुमार मंगलम बिरला प्रमुख उद्योगपति, उन्हें भी आज वो आप बता दें कि बिरला परिवार में चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा समाज के ऐसे अनेकों गुमनाम नायक जिनके योगदान के बारे में चर्चाएं कम होती हैं, उन्हें भी सरकार पद्म सम्मान से सम्मानित कर रही है। और ये जो पहला आज समारोह हो रहा है इसमें 54 नाम थे जिनको कि आज पद्म सम्मान देना है, लेकिन 2 जिनका आपने नाम का जिक्र किया, उस्ताद जाकिर हुसैन, वो किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ तुलाराम उप्रेती जिन्हें कि पद्म सम्मान दिया गया, पद्मश्री दिया गया है, वो भी इसमें उपस्थित नहीं हो पा रहे। तो आज कुल 52 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताएं कि 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पहले जो सूची आई थी पद्म सम्मानों की, 106 नाम उसमें थे और आज ये पहला सम्मान समारोह हो रहा है जिसमें कि 52 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हैं। ये राष्ट्रपति भवन में जो अशोका हॉल है वहाँ से सीधा ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें कि सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है वे भी वहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल अखिलेश, ये नाम तो सूची तो पहले ही आ गई थी, लेकिन आज ये वो दिन होता है जब ये सम्मानों का वितरण हो रहा होता है और ये सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे होते हैं। तो अपने आप में हालांकि कहा जा रहा था 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उपस्थित सब लोग हैं, शायद राष्ट्रपति आ गए। जी। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो आज पद्मा पुरस्कार 2023 के इस अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए। थैंक यू। पद्मा विभूषण
प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत उनकी पौत्री सुश्री खुशनू पंत की हूफ वास्तुकला। तो निधि, ये सबसे पहला नाम प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी का, 95 वर्ष के थे, अहमदाबाद के रहने वाले थे और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के और विदेश के प्रमुख वास्तुकारों में से एक हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो घोषणा हुई उनके नाम की, उससे कुछ ही दिनों पहले उनका निधन हुआ था। और आपको पता है कि कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनकी रचना प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी ने की थी और ये मशहूर इमारतें हैं जिनको कि देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने कई, जो इनकी खास बात थी डिज़ाइन की, वो ये थी कि बहुत ही सिंपल होती थी, इको फ्रेंडली होती थी और करीब 6 दशक तक इन्होंने देश विदेश में कई महत्वपूर्ण इमारतों की जो है वास्तुकारी की थी। अब दूसरा नाम है एस.एम. कृष्णा का। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। कर्नाटक से हैं और अभी बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। यूपीए के वक्त में वो विदेश मंत्री थे और आप जानती हैं कि कर्नाटक में अगले 1-2 महीने में ही चुनाव भी होने जा रहे हैं विधानसभा के, तो उस दृष्टि से भी ये काफ़ी दिलचस्प नाम इनका था। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि एस.एम. कृष्णा कांग्रेस के तब जमाने में मुख्यमंत्री रहे थे और आपने जिस तरह से बताया बीजेपी में भी आ गए थे, तो कर्नाटक के चुनावों के मद्देनजर, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर और जिस समुदाय से आते हैं, काफ़ी अहम है। निश्चित तौर पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और कुछ ही साल पहले ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। तो इस लिहाज से जो वहाँ के जातिगत समीकरण होते हैं उनको भी साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है और एक बड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि जो राजनीति में आपका इतना बड़ा करियर हो, मुख्यमंत्री रहें, विदेश मंत्री रहें, तो जाहिर सी बात है कि एक पद्म सम्मान तो सरकार की ओर से बनता ही है और इसीलिए पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण श्री कुमार मंगलम बिरला। मशहूर उद्योगपति हैं कुमार मंगलम बिरला और जिनका बताया था मैंने कि ये चौथा अवार्ड है इनके परिवार में पद्म सम्मान जो कि बिरला परिवार को मिला है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। पचपन वर्ष के हैं और आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं। श्रीमती सुमन कल्याणपुर, कला गायन। सुमन कल्याणपुर हैं जो कि महाराष्ट्र से आती हैं और गायिका हैं, बहुत मशहूर, और करीब 7 दशक से 11 भाषाओं में अलग अलग इन्होंने गायन किया है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जानकारी दी वो गलत थी और ये आप बिल्कुल जी। सुमन कल्याणपुर हैं। जी। कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से इनको पद्म भूषण का सम्मान दिया जा रहा है। 85 वर्ष की हैं सुमन कल्याणपुर और गायिका हैं, मशहूर गायिका हैं और करीब 7 दशक से 11 भाषाओं में इनके गीत हम सुनते आ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कपूर, साहित्य एवं शिक्षा। और प्रोफेसर कपिल कपूर ये दिल्ली से हैं। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। कपिल कपूर साहब 82 वर्ष के हैं और जैसा मैंने कहा है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान है और ये कई मशहूर पुस्तकों के लिए मशहूर है, जिसमें कि इंडियन ग्रामेटिकल थियरीज और मॉडल्स, उनके ऊपर इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। श्री कमलेश दी पटेल, अध्यात्म। कमलेश डी पटेल 65 वर्ष के हैं, हैदराबाद से आते हैं और ये रामचंद्र मिशन उसके अध्यक्ष हैं।
रामचंद्र मिशन जो है वो कई कार्यक्रम चलाता है, समाज की सेवा करते हैं और हार्टफुलनेस मूवमेंट उसके ये स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। श्री रामचंद्र मिशन जो है उसके अध्यक्ष हैं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री श्रीमती जोधाइयाबाई बायगा, चित्रकला। पद्मश्री सम्मानों की अब सूची शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश से आ रही हैं श्रीमती जोधियाबाई बैगा और इन्हें कला के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये मशहूर बैगा पेंटर हैं, उमरिया, मध्य प्रदेश में उमरिया से आती हैं और जो पारंपरिक आदिवासी संस्कृति है उसको दर्शाती हैं अपनी चित्रकारी के माध्यम से। बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं और इन्हें पद्म सम्मान देना, जाहिर सी बात है कि जो हमारे समाज के ऐसे गुमनाम लोग हैं जिन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, जिनके योगदान की कहीं चर्चा नहीं होती है, इन पद्म सम्मानों के जरिए ऐसे लोगों को एक बड़ा पटल दिया जा रहा है, उनके योगदान को माना जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। श्रीमती उषा बारले, कला लोक गायन। ये दीदी बहुत ही दिलचस्प नाम है, आपको बता दूं मैं, उषा बारले जी का, और पंडवानी गाती हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं और पंडवानी की मशहूर गायिका ये हैं, दुर्ग की रहने वाली हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कई मंचों पर इन्होंने अपने पंडवानी गायन से सबका दिल जीता है। इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर संकुरात्री चंद्रशेखर, समाज सेवा। तो आंध्र प्रदेश से आते हैं डॉक्टर संकुरात्री चंद्रशेखर और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। ये सामाजिक कार्य के लिए इनके योगदान जो इनका है उसे सराहते हुए ये पद्म सम्मान देने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है। श्री रामन चेरुवायल। अखिलेश, तो 52 लोग हैं जिनको आज ये दिया जाना है सम्मान। इसमें शायद मुलायम सिंह यादव का भी नाम, रवीना टंडन का भी नाम है। मुलायम जी नहीं रहे और ये अपने आप में काफ़ी कार्यक्रम लंबा चलेगा। जी देखिए, 106 लोगों को पद्म सम्मान देने का फैसला किया गया था, जिसमें कि आपने जैसा बताया मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम है, मरणोपरांत उन्हें पद्म सम्मान दिया जा रहा है, रवीना टंडन का भी नाम है। तो इसमें होता है कि एक साथ चूंकि सबकी उपलब्धता नहीं होती है, इसलिए टुकड़े टुकड़े में एक कार्यक्रम किया जाता है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसमें 54 लोगों का नाम था, 52 लोग इसमें आज अपना पद्म सम्मान लेने के लिए उपस्थित थे और इसके बाद आने वाले दिनों में भी इस तरह से बाकी लोगों को ये सम्मान दिया जाएगा। चलिए, आप जुटे हमारे साथ यहाँ पर, हमने इस कार्यक्रम को दिखाया और आगे भी इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं जिनको आप सबके समक्ष रखना है। तो पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में आज जो एक खबर बजट की थी वो भी दिखाएंगे, लेकिन पोस्टर्स को लेकर हो गई, बहुत सारी FIRs हो गई, 6 लोग गिरफ्तार हो गए और देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के विरोध में पोस्टर्स लगाए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि पहले तो ये अवैध तरीके से लगाए गए और प्रिंट करने वाले तक का इस पे नाम नहीं था। आइए देखते हैं। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं था। क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। मोदी हटाओ देश बचाओ से लिखे ऐसे पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए जा रहे थे। ये पोस्टर हर रोज देर रात या फिर सुबह तड़के चोरी छिपे लगाए जा रहे थे। पुलिस की जांच के दौरान IP स्टेट इलाके में एक वैन पकड़ी
जिसमें करीब 2000 ऐसे पोस्टर बरामद हुए। वैन वाले ने पुलिस को बताया कि पोस्टर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जा रहे हैं। इसके बाद 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आपने ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर दिया था। अब बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। हिम्मत है, नाम डालिए, और कानून अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने पहले बताया कि पोस्टर आपत्तिजनक हैं। पोस्टरों में कानून के तहत प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता नहीं लिखा है, इसलिए कार्रवाई की। पूरी दिल्ली में अवैध तरीके से अलग अलग तरह के पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 136 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 36 केस मोदी विरोधी पोस्टरों को लेकर दर्ज हुए हैं। इस मामले में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2000 मोदी विरोधी पोस्टर हटाए गए हैं, जबकि 2000 जब्त किए गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो शहर को साफ रखने के लिए 2 दिन की मुहिम के तहत की गई है। अब पोस्टर लगाने वाली आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि इसमें क्या आपत्तिजनक है। अब मोदी हटाओ देश बचाओ नारे के साथ गुरुवार को जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। हजारों पोस्टर जो है बीजेपी लगाती रहती है। कभी तो एफआईआर नहीं होता, रोजाना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाती रहती है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक डर दिखा रहा है, क्योंकि ये पार्टियों का अधिकार है, लोगों का अधिकार है कि क्या नारा लगाते हैं। तो इस जो कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, 100 एफआईआर बता रहे हैं दर्ज हुई हैं, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पुलिस को ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का एक तरफा कार्रवाई और इस तरह की पहलकदमी नहीं करनी चाहिए। नियम सबके लिए है, अगर भाजपा को खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए अगर करनी है तो। इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पहले कहा कि पोस्टर आपत्तिजनक हैं और पोस्टरों में नीचे प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसे ही मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि शहर को साफ रखने के लिए ये एक रूटीन कार्रवाई है। लेकिन अब ये मामला इतना राजनीतिक तूल पकड़ गया है कि इसकी गूंज गुरुवार को जंतर मंतर से सुनाई देगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अपने किसानों की। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से उत्तरी और मध्य भारत के कई राज्यों में किसानों के गेहूं, सरसों समेत कई तरह की फसलें बर्बाद हुई हैं। अब किसान सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट। मोदीनगर के गदाना गांव के किसान महेंद्र सिंह अपनी गिरी हुई गेहूं की फसल से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अगले 3 हफ्ते में वो गेहूं कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बेमौसम बरसात और ओला गिरने से काफी फसल बर्बाद हो गई। मोदीनगर के गदाना गांव में ये महेंद्र सिंह की खेत है, करीब 1 एकड़ की खेत है, जहां पर उन्होंने गेहूं की बुआई की थी। लेकिन 3-4 दिन पहले जो यहाँ पर भारी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं जो उनकी गेहूं की फसल है वो काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। आमतौर पर अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ से कितना गेहूं निकलता? ये तकरीबन 4 क्विंटल बीघे का निकलता, 5 बीघे खेत था। तो अब तो ये 1 क्विंटल भी मुश्किल से 75% नुकसान है। तो आप जो इससे चारा बनाते हैं, ये फसल है जो नीचे गिरी है और इसमें ये दाना नहीं है। अब आप दिखा सकते हैं इसमें कैसे नुकसान हुआ है आपका? ये दाना तो अभी कुछ कच्चा है ना, हाथ में दिखाइए। अब ये तो पिचक जाएगा, इसमें दाना पूरा पक्का नहीं हो पाएगा। महेंद्र सिंह अकेले नहीं हैं। मोदीनगर के इस गांव के कई खेतों में गेहूं की फसल खराब होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब यहाँ के प्रभावित किसान चाहते हैं कि सरकार उनको हुए नुकसान की भरपाई करे। मोदीनगर इलाके में जो गेहूं के किसान हैं विशेष तौर पर, उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? कौन कौन से इलाके हैं जहां पर क्या दूसरी फसलें भी आपको लगता है खराब हुई हैं? गेहूं के साथ साथ सरसों भी और सब्जियां भी खराब हुई हैं, जैसे लौकी है, तोरी है, आपका खीरा है, ककड़ी है। वो बारिश के पानी की वजह से
गल गई है। 15 से 20 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान की लागत आई है। अब हमारी सरकार से यही मांग है और हम तमाम जिलों में दूसरी जगह भी अपने साथियों से कह रहे हैं कि जिलाधिकारियों के माध्यम से इस मुआवजे की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं। बेमौसम बारिश और ओला गिरने से नुकसान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक सीमित नहीं है। उत्तरी और केंद्रीय भारत के कई राज्यों में सैकड़ों किसानों की फसल बेमौसम बरसात और ओला गिरने से खराब हुई है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सभी प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। फरवरी महीने में औसत से अधिक गर्मी की वजह से गेहूं और दूसरी फसलों पर उसके असर को लेकर किसान परेशान थे और अब मार्च महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनका संकट और बढ़ा दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और दूसरी फसलें जो खराब हुई हैं उससे राहत देने के लिए सरकार कितनी जल्दी किसानों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान करती है। मोदी नगर से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। यहाँ पर विधायक जो हैं वो और सुविधाएं मांग रहे हैं। बात अब मध्य प्रदेश की। देश में हर अधिकारी कर्मचारी को एक ही पेंशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर विधायक राज्य से दिल्ली चले जाएं तो सांसद का पेंशन, राज्यसभा चले जाएं तो 3 पेंशन, कई राज्यों में हर टर्म के हिसाब से पेंशन है। और मध्य प्रदेश हर मामले में अनूठा है। यहाँ के जो विधायक से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक अब और की मांग कर रहे हैं। तर्क यह है कि कई अन्य राज्य ऐसी सुविधा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम पद पर रहते हुए सरकार को रिटायरमेंट का प्लान सौंपा है। सरकार से मांग की है कि पूर्व स्पीकर को भी कैबिनेट मंत्री जैसे वेतन भत्ते सुविधाएं मिले। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री इसके हकदार हैं। वर्तमान में जो स्पीकर हैं प्रोटोकॉल में इनका बहुत नीचे नंबर है, 17वें में लाया जाए। और वो इसलिए तर्क ये दिया गया कि जिस लोकायुक्त की नियुक्ति में हस्ताक्षर विधानसभा स्पीकर के होते हैं उसका प्रोटोकॉल में ऊपर नाम रहता है, अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी के नीचे रहता है। ये शायद उचित नहीं है ना, उसमें ये उचित नहीं है कि हम जिसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल में जब वो पद में पा जाएगा तो हमसे ऊंचे हो जाएगा, हम उससे नीचे हो जाएंगे। तो कम से कम उसी के समकक्ष वाले कॉलम में जाना चाहिए। पूर्व स्पीकरों का भी कोई जिक्र कहीं नहीं है, पूर्व सांसद का नहीं, पूर्व विधायक का नहीं, पूर्व स्पीकर का नहीं। तो उसमें आया कि प्रोटोकॉल में इस बात का संशोधन किया जाए कि कम से कम पूर्व विधायक होने पर जो आपका मिनिस्टर का जो दर्जा होता है उसको वो मिला रहा है, केवल इतना। राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर ने अपने रिटायरमेंट के प्लान को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर बीजेपी से पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीतासरण शर्मा, कांग्रेस से पूर्व स्पीकर डॉक्टर एनपी प्रजापति को भी ये सुविधाएं मिलेगी। दोनों फिलहाल विधायक हैं। प्रस्ताव के तहत 10,000 किलोमीटर की यात्रा का रेलवे कूपन, 1 गाड़ी 2 ड्राइवर और स्टाफ, 350 लीटर ईंधन, स्वास्थ्य सेवा, वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए महीना मिलेगा। वैसे अध्यक्ष जी ने सिर्फ अपने नहीं पूर्व विधायकों का भी ख्याल रखा है। हाल में पूर्व विधायकों के सम्मेलन में 300 नेता पहुंचे। मांग आई पूर्व सांसदों विधायकों को प्रोटोकॉल सूची में शामिल किया जाए। दिल्ली के एमपी भवन में साल में 30 दिन तक रुकने की व्यवस्था हो, फिलहाल 13 दिन है। पेंशन राशि न्यूनतम 60,000 रुपए की जाए। विधायक विश्राम गृह में 25 कमरे आरक्षित हों। कुछ उनको वृद्धि कर दी जाए, ये आग्रह किया है। और दूसरा हमारी तरफ से विधानसभा की तरफ से हमने इस बात का प्रयास किया कि उनको विधानसभा में विधायक विश्राम गृह में थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था हो जाए, उनके लिए कमरे आरक्षित एकदम से अलग से हो जाए, क्योंकि वो कई बार आते हैं खाली न होने के कारण उनको मिल नहीं पाता। इसलिए हमने 25 कमरे उसमें से आरक्षित कर दिया केवल पूर्व विधायकों में। वो नहीं आवे तो भी वो खाली रहेंगे, उसको किसी को देना नहीं। और उनके कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया, ये हमने कर दिया। छत्तीसगढ़ कई राज्यों ने दे के रखा है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पूर्व सांसद हो जाता है तो उसका कहीं नाम उल्लेख नहीं रहता। प्रोटोकॉल बना जिसमें 34 कॉलम है, तो उसमें से किसी कॉलम में पूर्व सदस्य का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए हमने सदस्य सुविधा समिति से ये निर्णय करा करके, निर्णय जो हुआ है उनका, कि पूर्व सांसदों को भी 33वें नंबर पर शामिल किया जाए और जो पूर्व विधायक है उनको भी 34वें नंबर पर शामिल किया जाए।
वैसे मध्य प्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ रुपए खर्चती है। पूर्व विधायकों को हर माह 35,000 रुपये पेंशन मिलती है। हर दूसरे कार्यकाल में 800 रुपये की बढ़ोतरी होती है। इसके बाद वो जितने कार्यकाल पूरे करते हैं उनकी पेंशन में हर बार 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली में लोकसभा पहुंचने पर डबल, राज्यसभा चले गए तो तीनों पेंशन के हकदार। सदन में एक सवाल के लिखे जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि उनका पुरानी पेंशन पर लौटने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी 30-32 साल की नौकरी के बाद एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन मिल जाती थी। एनपीएस में वो 500 रुपये के आसपास है, जबकि एक माननीय अगर एक भी दिन इस सदन के अंदर बैठे तो उसे 35,000 रुपये मिलना तय है। कई विधायक तो ऐसे हैं जो दिल्ली जा पहुंचे हैं और उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 पेंशन मिल रही है। बावजूद इसके इस सदन के सारे माननीय, पूर्व माननीय और अध्यक्ष भी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन मिले, ज़्यादा और ज़्यादा। ऐसे में पता नहीं सरकार अपने साथियों के एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पाई और कर्मचारियों को समझाने पर आमादा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब पंजाब की। अमृतपाल सिंह अब तक फरार है। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन अमृतपाल का ये 5वां दिन है। ताज़ा खबर यह है कि पंजाब पुलिस ने वो बाइक भी बरामद की जिसकी मदद से वो भागा। ज्यादा रिपोर्ट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त शाहकोट पुलिस थाने जलंधर शहर के मौजूद हैं। यहाँ पर पंजाब पुलिस उन 2 गाड़ियों को लेकर के आई है जिनका इस्तेमाल अमृतपाल ने भागने के लिए किया। ब्रेजा गाड़ी और ये प्लेटिना गाड़ी। ब्रेजा गाड़ी मर्सिडीज छोड़ने के बाद इसी ब्रेजा गाड़ी में अमृतपाल सवार हुआ। ये ब्रेजा गाड़ी जिसका नंबर PB02 EE 3343 है, ये अमृतपाल के खास पप्पल प्रीत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। पप्पल प्रीत इसको चलाता था। पप्पल प्रीत अमृतपाल का कह लीजिए रीढ़ की हड्डी था। और इस ब्रेजा गाड़ी में अमृतपाल जब मर्सिडीज छोड़ करके भागा तो इसी ब्रेजा गाड़ी में बैठा हुआ था। ब्रेजा गाड़ी में ही बैठ करके पप्पल प्रीत, अमृतपाल, उसके 3 और सहयोगी पहुंचे नंगल अमिया गुरुद्वारे पर। उस गुरुद्वारे में लगभग 45 मिनट तक अमृतपाल रुका। वहां पर अमृतपाल ने खाना खाया, कपड़े बदले और ग्रंथी को कहा कि उसे किसी और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। ग्रंथी को नहीं पता था कि अमृतपाल के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। उसके बाद वहाँ खाने के बाद अमृतपाल इसी गाड़ी में थोड़ा आगे गया और फिर वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों में, ये मोटरसाइकिल प्लेटिना है जिसको पंजाब पुलिस ने आज जलंधर के दारापुर से रिकवर किया है। इसी प्लेटिना मोटरसाइकिल में पीछे बैठ करके अमृतपाल फरार हुआ और जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो था पप्पल प्रीत सिंह। पप्पल प्रीत सिंह अमृतसर का रहने वाला है। पेशे से पहले पत्रकार था, फिर ये अमृतपाल के साथ जुड़ गया और उसके साथ स्ट्रैटेजी करके जो उनके मंसूबे थे उसको कामयाब करने की कोशिश करता रहता था। इस प्लेटिना गाड़ी में देखिए कि सिंबल भी है AK-47 का, जिसका इस्तेमाल अनंतपुर खालसा के सिंबल के तौर पर भी अमृतपाल करता था। अनंतपुर खालसा फोर्स नाम की एक अपनी फौज तैयार कर रहा था अमृतपाल। इसी सिंबल के साथ में कुल 20 बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी रिकवर हुई अमृतपाल के घर से। प्लेटिना दारापुर से रिकवर की है और ये प्लेटिना गाड़ी नहर के किनारे लावारिस मिली पंजाब पुलिस को, जिसको लेकर के यहाँ शाहकोट थाने पंजाब पुलिस पहुंची है। ब्रेजा कार में भी अमृतपाल आगे नहीं बैठा था, वो बाईं तरफ सबसे किनारे बैठा हुआ था ताकि वो किसी CCTV में ना आ जाए, इसलिए वो बाईं तरफ सबसे किनारे बैठा था बचने के लिए। उसने पिंक पगड़ी पहनी, उसने ग्रंथी से कपड़े लिए, पैंट शर्ट और दाढ़ी भी जो लंबी है उसने दाढ़ी चिपका ली ताकि कोई पहचान ना पाए, क्योंकि अमृतपाल का एक लुक है जो रिलीजियस लुक है, सिक्खी लुक वो धारण करता था। वो सिक्खी लुक से वो बिल्कुल वेस्टर्न लुक में आ गया पुलिस को चकमा देने के लिए। पुलिस को लगता है कि ये बहरहाल ये रिपोर्ट आपने देखी है, सभी को निगाह इसी पर है कि कब वो गिरफ्तार होता है। बहरहाल लंदन में जो इस मामले से जुड़ी भारत के उच्चायोग के बाहर जो कुछ हुआ उसका असर क्या पड़ रहा है। माना जा रहा है कि भारत सरकार ने इस मामले में नई दिल्ली स्थित जो ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चायुक्त के जो आवास पर सुरक्षा के घेरे में कमी की है। हालांकि ब्रिटिश उच्चायुक्त के प्रवक्ता ने इस पर कहा है कि हम सुरक्षा के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करते। एक रिपोर्ट। क्या भारत सरकार ने यूके सरकार से जुड़ी इमारतों के सुरक्षा घेरे का स्पेशल कवर घटा दिया है? क्या लंदन में भारत के उच्चायोग के बाहर जो हुआ
उसकी वजह से यूके के हाई कमिश्नर के घर के बाहर सुरक्षा में भी कटौती हुई है। जानकारी के मुताबिक कूटनीति में जैसे को तैसा का फॉर्मूला आजमाते हुए भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर सुरक्षा में कमी कर दी है। इन दोनों जगहों के बाहरी गेट पर बैरिकेड्स लगे होते थे, जिनको बुधवार सुबह हटा दिया गया। इन बैरिकेड्स को सुरक्षा व्यवस्था का पहला घेरा माना जाता था। वैसे केंद्र सरकार का कहना है कि समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा होती है और उसके हिसाब से ही सुरक्षा घेरा बढ़ाया या घटाया जाता है। उधर ब्रिटिश हाई कमीशन से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर वो कुछ कहना पसंद नहीं करते। माना जा रहा है कि भारत की ओर से ये संकेत इसलिए दिया गया है कि भारत सरकार के लगातार आग्रह के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत के उच्चायोग के बाहर सुरक्षा नहीं बढ़ाई। खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से पिछले एक हफ्ते में वहां 2 बार हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं। पहले रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायोग पर लगे तिरंगे का भी अपमान करने की कोशिश की थी। ये इलाका हाईली सेंसिटाइज जोन की श्रेणी में आता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा इस राउंडअबाउट के आसपास आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। सूत्रों का कहना है कि ये कहना कि भारत सरकार किसी भी हाई कमीशन या फिर किसी डिप्लोमेट की सुरक्षा को लेकर कोताही बरतेगी, ऐसा कहना गलत होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश की बात में बात अब कर्नाटक की, जहां पर चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी नजरअंदाज कर रहे हैं और ये दर्द मुख्यमंत्री बोम्मई के खुद के ही बयान में झलक रहा है। अंदरूनी गुटबाजी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई में है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर अजीबोगरीब तस्वीर दिख रही है। जैसे शिवमोग्गा के कलेक्टर ऑफिस को ही लीजिए, दक्षिणपंथी हिंदू संगठन यहाँ गौमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान ने यहाँ अजान दी थी। अजान उस बयान की प्रतिक्रिया में दी थी जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा था कि अजान की आवाज से उन्हें सर दर्द होता है। एक तरफ अजान को लेकर हंगामा तो दूसरी तरफ हलाल मीट के खिलाफ अभियान। बताया जा रहा है कि हलाल की जगह झटका मीट खाए और अभिनेता चेतन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। आखिर बीजेपी विकास की जगह उग्र हिंदुत्व की राह पर क्यों निकल पड़ी है? वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार यहां सभाएं कर रहे हैं। इसकी वजह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान में तलाशी जा सकती है। बिलागी विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने जल सिंचाई परियोजनाओं सहित हजारों विकास कार्य किए हैं, लेकिन मुरुगेश मुझे उद्घाटन के लिए नहीं ले गए। अगर वो मुझे वहां ले जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वो मुझे नहीं ले गए। इसे खबर मत बनाओ, मैं वहां अगला मुख्यमंत्री बनकर फिर जाऊंगा। मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि उनके काबीना के मंत्री उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने भी उनकी जगह येदियुरप्पा को तरजीह दी थी। मुख्यमंत्री अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं तो खेमेबाजी इतनी हावी है कि सीटी रवि येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेताओं को नसीहत देते सुने गए। यानी एक तरफ गुटबाजी तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी लहर। ऐसे में बीजेपी के पास उग्र हिंदुत्व के अलावा फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
बात अब एनडीटीवी की। एनडीटीवी के पत्रकार सुशील कुमार महापात्रा को प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है। 2019 से नवाजा उनको गया है ये अवार्ड। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुशील महापात्रा को ये सम्मान दिया है। हरियाणा के जहरीली नहर पर की गई सीरीज के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुशील महापात्रा को दूसरी बार ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। इससे पहले उन्हें 2017 में रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था। और बात अंत में जाते जाते जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने कल जब घाटी में भयंकर भूकंप आया था, झटके महसूस किए जा रहे थे, उस दौरान एक गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई। दरअसल डिलीवरी के दौरान भूकंप आया और बिजली भी गुल हो गई, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने अपना काम जारी रखा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग डॉक्टर्स की तारीफ कर रहे हैं।